नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी कह सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे। देखिए, चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप HPRC के किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर करंट अफेयर को अच्छी खासी वेटेज जो है दी जाती है। अगर आपने पिछले पेपर भी देखे हैं, क्योंकि हम पिछले पेपर भी डिस्कस करते रहते हैं, तो वहाँ पर करंट अफेयर को अच्छी खासी वेटेज दी जाती है और करंट अफेयर में जो है वो 80-90% जो है वो आसानी से जो है वो आप स्कोर कर सकते हैं और अपना रैंक, अपना स्कोर जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट यहाँ पर करेंगे। देखते हैं हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। बोलते हैं यहाँ पर, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026। तो अभी जो है वो ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है वो निकाला गया है। तो अब बोलते हैं कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में जो है वो जो इंडिया है, हमारा भारत है, उसका रैंक क्या है। तो देखिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो 2026 में भारत का रैंक रहा है वो 127 है, 127वां रैंक जो है वो रहा है। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 है, ये रिलीज किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, IEP के द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। इसमें जो है वो 127th रैंक जो है वो इंडिया का रहा है आउट ऑफ 163 कंट्रीज। अगर हम 2025 में देखते तो इंडिया का रैंक 115वां जो था वो हुआ करता था। तो मतलब इंडिया के रैंक में जो है वो इस बार हमें गिरावट देखने को जो है वो मिली है। तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। अगर हम पूरे वर्ल्ड में ही देखते हैं कि क्या हिसाब है इस ग्लोबल पीस इंडेक्स का, किसने टॉप किया है, क्योंकि उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। अगर पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले पेपर भी उठाकर देखेंगे ना, तो वहाँ पर तो ऐसा नहीं है कि पहली पोजीशन पूछी गई है या इंडिया की पोजीशन पूछी गई है। वहाँ पर रैंडम क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि तीसरी पोजीशन किसकी थी, दूसरी पोजीशन किसकी थी, ऐसे ऐसे अलग अलग इंडेक्सेस के बारे में वहाँ पर पूछा गया है। तो आइसलैंड के द्वारा जो है वो लगातार 18वीं बार जो है वो टॉप पोजीशन जो है वो यहाँ पर मेंटेन की गई है। दूसरा, पहले नंबर रहा है आइसलैंड का, दूसरा नंबर जो है वो न्यूजीलैंड का रहा है, तीसरा नंबर जो है वो स्विट्जरलैंड का है, चौथा नंबर जो है वो स्लोवेनिया का है, पांचवा नंबर आयरलैंड का है, छठा नंबर जो है वो ऑस्ट्रेलिया का रहा है, सातवां नंबर जो है पोर्टुगल का रहा है, आठवां नंबर सिंगापुर का रहा है, नौवां नंबर जो है वो फिनलैंड का रहा है और 10वां नंबर जो है वो जापान का रहा है। तो ये टॉप की 10 कंट्रीज जो है वो आपने ध्यान रखनी है, टॉप की 10 ही ध्यान रखनी पड़ेंगी यहाँ पर। और बोलते हैं कि इंडिया के पड़ोसी अगर हम देशों में बात करते हैं तो भूटान का 16वां रैंक रहा है और श्रीलंका का 67 है, नेपाल का 111वां है, बांग्लादेश का 117वां है, इंडिया का 127 है, पाकिस्तान का 152 है और अफगानिस्तान का 157 है। अगर भारत अपने पड़ोसी देशों में देखे तो भारत का लोएस्ट रैंक है, भारत के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रैंक ही जो है वो आते हैं। तो इंडिया की पोजीशन यहाँ पर थोड़ी सी वीक हमें देखने को मिलती है ग्लोबल पीस इंडेक्स में। अच्छा, ये इंडेक्स जारी किसके द्वारा किया जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसको, IEP के द्वारा इसको जो है वो जारी किया जाता है। कौन इसको जारी करता है, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज कॉन्फर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ स्लोवाकिया इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल टाइज। तो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके योगदान के लिए स्लोवाकिया के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया गए थे तो उनको स्लोवाकिया का ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास अवार्ड जो है वो मिला है। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, बोलते हैं ऑन जून 15, 2026 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज कॉन्फर्ड विद। तो जून 15, 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया का ये हाईएस्ट सिविलियन और मिलिट्री स्टेट डेकोरेशन अवार्ड, द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास जो है वो दिया गया है। स्लोवाक के जो प्रेसिडेंट हैं पीटर पेलेग्रिनी, उनके द्वारा जो है इनको ये प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है वो दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो अलग अलग कंट्रीज के अभी तक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुके हैं और ये 33rd इंटरनेशनल ऑनर है इनका जो इनको ये मिला है। अगर हम इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की बात करते हैं तो मई 2026 में नॉर्वे जब वो गए थे तो नॉर्वे का नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट अवार्ड इनको दिया गया था। मई में ही वो स्वीडन भी गए थे तो ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार भी स्वीडन का इनको दिया गया था। फरवरी 2026 में इजराइल की यात्रा की थी तो मेडल ऑफ द निस्ट अवार्ड उनको जो था वो मिला था। दिसंबर 2025 में वो ओमान गए थे तो ओमान का ऑर्डर ऑफ ओमान अवार्ड जो है वो उनको जो है वो मिला था।
दिसंबर 2025 में ही जो है वो इथोपिया भी गए थे, तो इथोपिया का जो है वो ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया भी जो है वो उनको मिला था। तो ये आपने अवार्ड्स के बारे में जो है वो ध्यान रखना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी तक मिल चुके हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। इन अवार्ड्स की एक प्रॉपर लिस्ट आपके पास चाहे होनी चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर पक्का क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे HPRC का एग्जाम हो, चाहे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हो। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 31st चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिसको COASP बोला गया, ऑफ इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो कौन बनाए गए हैं? तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हम जो है वो बात कर रहे हैं। अगर हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो है वो बात कर रहे हैं तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो धीरज सेठ को जो है वो बनाया गया है। अभी ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगर हम, ये तो हो गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो बनाए गए हैं वो धीरज सेठ अभी बनाए गए हैं। ये जो है वो 31st नंबर के जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो होंगे, 31st नंबर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे और जून 30, 2026 से ये कार्यभार संभाल लेंगे। ये जो सक्सीड करेंगे, मतलब ये जो स्थान लेंगे, ये किसका स्थान लेंगे? तो ये जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान जो है वो लेंगे, इनका स्थान जो है ये लेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की, जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स से संबंधित हैं। तो इंडियन नेवी के चीफ की अगर हम बात करें तो वो जो है वो मई 31 को जो है बनाए गए 2026 में। 27 नंबर के जो है वो नेवी स्टाफ के जो है वो चीफ बनाए गए, वो एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को जो है वो बनाया गया। तो एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन का नाम जो है वो आपने ध्यान रखना है। अगर हम नेवी के अलावा एयरफोर्स की बात करते हैं, इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं, तो एयरफोर्स के जो है वो चीफ जो है वो कौन है? इंडियन एयरफोर्स के चीफ का नाम भी आपने ध्यान रखना है कि जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं वो है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। तो ये अमरप्रीत सिंह का नाम भी आपको पता होना चाहिए। साथ में जो है वो आपको यहाँ से एक और नाम पता होना चाहिए, वो है CDS। CDS का मतलब जो है वो क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। देखिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अगर हम बात करते हैं जून 2026 में कि अभी कौन है इंडिया के, तो CDS जो है तो इन्होंने भी जो है वो मई 31 से ही कार्यभार संभाला है। जनरल NS राजा सुब्रमण्यम जो है ये है, जनरल NS राजा सुब्रमण्यम जो है वो है। तो इंडियन आर्मी के पता चले, इंडियन नेवी के जो है वो पता चले, इंडियन एयरफोर्स के पता चले और CDS पता चले, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो है वो आपको पता चला। इतना याद रह जाएगा, यहाँ से इतना याद रहना भी चाहिए, ठीक है। ये NS राजा सुब्रमण्यम का नाम लिखा गया है, जो CDS जो है वो प्रेजेंट टाइम में है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारे पास क्या पूछा गया है अगले क्वेश्चन में? बोलते हैं रिसेंटली 52nd G7 समिट वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। की G7 समिट जो है वो अभी कहाँ पर जो है वो हुई? तो G7 समिट की अगर हम बात करते हैं कि ये कहाँ पर हुई, तो ये फ्रांस में जो है वो हुई, फ्रांस में हुई। इंडिया के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया। हालांकि आपको ये पता होना चाहिए कि G7 में जो कंट्रीज आती हैं, G7 की जो मेंबर कंट्रीज आती हैं, उनमें जो है वो इंडिया जो है वो मेंबर कंट्री जो है वो नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि इंडिया जो है वो इनमें मेंबर कंट्री जो है वो नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। G7 में ये जो 7 कंट्रीज आती हैं, इसमें कौन कौन सी ये 7 कंट्रीज आती हैं? पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन जो है वो आप जानिए। एक तो ये J से जापान आती है, जूस विद गर्लफ्रेंड कर ये ट्रिक है। एक J से जो है वो जापान आती है, ये ध्यान होना चाहिए। U से बात करें तो U से जो है वो यूनाइटेड स्टेट जो है वो आता है, USA जो है वो आता है। I से अगर हम बात करें तो कभी भी कंफ्यूज मत होना कि I से इंडिया आ जाएगा, I से जो है वो इटली जो है वो आता है, इटली आता है। C से अगर हम बात करें कि C से कौन सी कंट्री आती है, तो कनाडा जो है वो C से जो है वो आता है। E से अगर हम बात करें तो इंग्लैंड यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो इसमें जो है वो आता है, यहाँ से यूनाइटेड किंगडम हो गया। G से बात करें अगर हम तो जर्मनी जो है वो आता है। F से अगर हम बात करें तो F से फ्रांस आता है, जिसने इसको होस्ट किया है। तो ये आपको पता चल गया। अब देखिए G7 की बात जब हो ही रही है तो G7 की होस्ट की भी हम बात जो है वो कर लेते हैं कि G7 को जो है 2026 में होस्ट किसके द्वारा जो है वो किया गया? वो फ्रांस के द्वारा किया गया। मैं क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? G7 की होस्ट में ही आपने ध्यान रखनी है कि G7 को 2027 में होस्ट कौन करेगा। हम एडवांस लेवल में बात कर रहे हैं, 2027 की भी हम बात कर रहे हैं। 2027 में यूनाइटेड स्टेट जो है वो इसको होस्ट जो है वो करेगा। अगर हम बात करते हैं कि G7 को 2026 से पहले 2025 में किसके द्वारा होस्ट जो है वो किया गया था, तो ये इसको जो है वो इससे पहले होस्ट किसके द्वारा किया गया था? कनाडा के द्वारा जो है वो इसको 2025 में जो है वो होस्ट किया गया था। तो होस्ट का भी आपको पता चल गया कि इसको होस्ट जो है वो इससे पहले किसके द्वारा
किया गया था। G7 की मेंबर कंट्रीज पता चल गई, ये भी पता चल गया कि इंडिया G7 का मेंबर नहीं है। ये क्लियरली पता होना चाहिए आपको कि इंडिया जो है वो G7 का मेंबर जो है वो बिल्कुल नहीं है। इंडिया के पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ G20 की मेंबरशिप जो है वो आती है। किसकी मेंबरशिप आती है? G20 की मेंबरशिप जो है वो इंडिया के पास जो है वो आती है। तो G20 का मेंबर तो इंडिया है, G20 का है, और इसका नहीं है जो हम बात G7 की कर रहे हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन हम देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने अपकमिंग HPRC के जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए, आपको पता है उसमें हिमाचल जी के पूछी जाएगी, करंट अफेयर पूछा जाएगा, हिंदी इंग्लिश पूछा जाएगा, थोड़ी सी रीजनिंग भी पूछी जाएगी। तो ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है वो रहने वाला है। अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो एक कैलकुलेशन आपने ज़रूर की होगी कि मेरिट में आना है तो कहाँ पर कितना स्कोर जो है वो आप इजीली कर सकते हैं। सब्जेक्ट पे आप कितनी ही कमांड बना लेंगे, तो सब्जेक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो 60-70% अगर स्कोर करते हैं तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जनरल अवेयरनेस का सेक्शन हो जाता है, जहां पर आप लगभग 80 से 90% तक परफॉर्म जो है वो कर सकते हैं। और अगर मेरिट में आना है, अगर आपको प्रॉपर रैंक चाहिए, तो ये आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो है उस जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करें। और इसी के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारी टेस्ट सीरीज के साथ, जो हमारी टेस्ट सीरीज है HPRCA की जनरल अवेयरनेस की, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। साथ में ही तैयारी अगर आप कर रहे हैं अपने आने वाले पेपर 1 के लिए, तो पेपर 1 की टेस्ट सीरीज के साथ भी जो है वो आप जुड़ सकते हैं। पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि इसमें जो है वो क्लियर कट है कि पेपर 1 में पास होना ही पड़ेगा। और जब PGT के पेपर हुए थे तो बहुत सारे बच्चे PGT में पेपर 1 में ही पास नहीं हो पाए थे। पेपर 2 में स्कोर कर कर क्या करना अगर पेपर 1 में ही स्कोर नहीं कर पाए, क्योंकि पेपर 1 बोलते हैं कि GK है, पास ही होना है, लाइटली ले लेते हैं। इसमें तो नेगेटिव मार्किंग रहती है पेपर 1 में, तो नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में जो है वो स्कोर नेगेटिव होते होते जो है वो 30 से भी नीचे चला जाता है। और यही हमने देखा था जब हमने नंबर भी एनालाइज किए थे। तो इस पेपर 1 को लाइटली ना लें, और पेपर 1 की टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। 2026 फीफा वर्ल्ड कप वाज ऑफिशियली इनॉग्रेटेड एट, तो बोलते हैं 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है उसका आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर जो है वो इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप जो है वो अभी स्टार्ट हो चुका है, और इसका उद्घाटन जो है वो मैक्सिको में जो है वो किया गया है। कहाँ पर किया गया है? मैक्सिको में इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है। मैक्सिको, इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अगर हम फीफा वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हो रहा है। फीफा वर्ल्ड कप जो है वो किसके द्वारा होस्ट किया जा रहा है? तो ये 3 कंट्रीज के साथ, किन 3 कंट्रीज के द्वारा मिलकर होस्ट किया जा रहा है। एक तो यही मैक्सिको आता है जहां से ये स्टार्ट हुआ, दूसरा कनाडा जो है वो आ जाता है, और तीसरा जो है वो यूनाइटेड स्टेट जो है वो आता है। तो इन 3 कंट्रीज के द्वारा जो है ये मिलकर जो है वो होस्ट किया जा रहा है। अगर हम फीफा की बात करते हैं कि फीफा जो है वो कितने सालों के बाद होता है, कि हर साल होता है, देखिए फीफा का आपने ध्यान रखना है कि फीफा का जो फुटबॉल कप होता है वो हर 4 सालों में जो है वो एक बार जो है वो होता है। हर 4 सालों में ये एक बार जो है वो होता है। और अभी 2026 में अगर हो रहा है तो इससे पहले ऑब्वियस सी बात है कि 2026 से पहले जो हुआ होगा वो 4 साल पहले जो है वो हुआ होगा। तो 2026 से पहले 2022 में हुआ था, और 2022 में इसको कतर के द्वारा जो था वो होस्ट किया गया था। अब 2026 में इसको जो है वो कनाडा, US और मैक्सिको मिलकर होस्ट कर रहे हैं। इसके बाद इसको कौन होस्ट जो है वो करेगा? इसके बाद होस्ट करने का मतलब है कि इसके बाद जब 4 सालों के बाद ये होगा 2030 में, तो कौन इसको होस्ट जो है वो करेगा? तो 2030 में जो है वो इसको होस्ट करने वाली कंट्रीज हैं मोरक्को, पोर्टुगल और स्पेन। ये तीनों मिलकर जो है वो इसको 2030 में जो है वो होस्ट जो है वो करेंगे। मोरक्को हो गया, पुर्तगाल हो गया और स्पेन, ये तीनों कंट्रीज 2030 में मिलकर इसको होस्ट करेंगी। तो ये फीफा के बारे में जानने के बाद यहाँ पर देखो लिखा भी गया है कि 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप है वो ऑफिशियली इनॉग्रेट हुआ है हिस्टोरिक स्टाडियो एज़टेका इन मैक्सिको सिटी। मैक्सिको में हुआ है जून 11, 2026 को जो है ये ऑफिशियली इनॉग्रेट जो है वो यहाँ पर हुआ। यहाँ पर ये लिखा गया है, परंतु हमने बहुत डिटेल से जाना, जितना डिटेल से हमें जानना चाहिए था, जो एग्जाम में हमारी हेल्प करेगा उतना डिटेल से हमने जाना। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रैंक्ड हाईएस्ट अमंग इंडियन इंस्टीट्यूशंस इन
QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027। तो अभी जो है ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2027 जो है वो आ गई हैं। हालांकि आई 2026 में है, नाम इनको जो है वो 2027 जो है वो दिया गया। अब ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है 2027 की, तो इसमें जो टॉप में कंट्री रही है, सॉरी टॉप में जो इंस्टीट्यूट रहा है, और वो भी इंडिया का इंस्टीट्यूट जो टॉप में रहा है, वो रहा है IIT दिल्ली। IIT दिल्ली, इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। IIT दिल्ली जो है वो 118वें स्थान पर जो है वो ओवरऑल रहा है, परंतु इंडिया में यही जो है वो टॉप में है। मतलब टॉप 100 में इंडिया का कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो है ही नहीं इस QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। IIT दिल्ली जो है वो रहा है 118वें स्थान पर, और IIT बॉम्बे जो है वो 134वें स्थान पर जो है वो रहा है। IIT मद्रास 117वें स्थान पर जो है वो रहा है, और IIT खड़गपुर 205वें नंबर पर जो है वो रहा है। अगर हम बात करते हैं IIT दिल्ली की, IIT दिल्ली जो है वो 118वें स्थान पर रहा है, परंतु इसका स्कोर कितना है? इसका स्कोर जो है वो 65.7 जो है वो इसका स्कोर है। तो इसका स्कोर ध्यान रखें कि 65.7 इसका स्कोर है। जो IIT बॉम्बे मैंने आपको बताया कि 134वें स्थान पर रहा है, उसका स्कोर जो है वो 63.9 जो है वो है, ये भी पता होना चाहिए। IIT मद्रास मैंने बताया कि 117वें नंबर पर है, तो उसका स्कोर जो है वो 59.3 है। इनके स्कोर भी ध्यान रखना, क्योंकि कई बार स्कोर के ऊपर भी जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये तो हमने इंडिया लेवल पर जो है वो बात की, ठीक है। इंडिया लेवल पर हमने बात कर ली कि कौन जो है वो कहाँ पर टॉप में जो है वो रहा है, परंतु अगर हम ओवरऑल ही बात करते हैं तो MIT जो है ना, MIT पहले नंबर पर रहा है, जो कैम्ब्रिज यूनाइटेड स्टेट में आता है, उसका स्कोर 100 में से 100 जो है वो रहा है। दूसरे नंबर पर जो है वो इंपेरियल कॉलेज लंदन जो है वो रहा है, 99.2 स्कोर इसका रहा है। और दूसरे नंबर पर ही जो है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भी रही है यूनाइटेड स्टेट की, 99.2 स्कोर इसका है। तीसरे नंबर पर कोई नहीं है तो, और चौथे नंबर पर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड आती है, जो कि 98.6 स्कोर के साथ जो है वो चौथे नंबर पर है। तो ये आपने जो है वो स्कोर ध्यान रखने हैं कि पहला स्कोर किसका स्कोर कितना है, इंडिया में जो है वो टॉप की यूनिवर्सिटी, टॉप का इंस्टीट्यूशन जो है वो कौन सा है, उसका क्या रैंक है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। जैसे पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग निकाली जाती है ना QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के द्वारा, वैसे ही इंडिया में एक NIRF है, वो भी रैंकिंग जो है वो निकालता है, ठीक है। इस NIRF के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है निकाली जाती है NIRF रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इसको बोलते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत जो है वो आती है, किस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत जो है वो ये आती है। अभी हमारे पास कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं इसके बारे में रखने के लिए याद, कि हम 2026 से रिलेटेड कुछ याद रखें। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, बोलते हैं रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट इंडिविजुअल क्रिएटर टू क्रॉस 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब ऑन जून 12, 2026। तो जून 12, 2026 को जो है वो 500 मिलियन सब्सक्राइबर को पार करने वाले पहले व्यक्तिगत निर्माता यानी कि व्यक्तिगत यूट्यूबर जो है वो कौन बने हैं। देखिए यूट्यूब के बारे में जनरली हम क्वेश्चंस वैसे नहीं पढ़ते कि किसके कितने सब्सक्राइबर हैं, परंतु एक एग्ज़ाम हमने HPRC का देखा था, उसमें ऐसा कुछ पूछा गया था यूट्यूब में किसी चैनल के बारे में, उस चैनल के क्रिएटर का नाम पूछा गया था, ठीक है। तब हमें ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट लगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर इनके हैं, 500 मिलियन सब्सक्राइबर इनके यूट्यूब पर जो हैं वो हैं, और 500 मिलियन सब्सक्राइबर हैं तो इस चैनल का नाम भी इम्पोर्टेंट है। तो मिस्टर बीस्ट कर ये चैनल जो है वो है, मिस्टर बीस्ट कर जो है वो इनका जो है वो चैनल है, और 500 मिलियन सब्सक्राइबर इनके हैं। अगर आप देखिए कि लोग 500 मिलियन लोगों ने इनको जो है वो सब्सक्राइब किया हुआ है। यहाँ पर तो एजुकेशन की अगर हम बात करें ना, तो एजुकेशन में आप अच्छे सुनेंगे भी देखेंगे भी, परंतु सब्सक्राइब बहुत कम लोग जो है वो करते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, डोंट नो। यही एक रीज़न हो सकता है कि वो एजुकेशन से रिलेटेड चैनल है, तो लोग एजुकेशन को इतना पसंद नहीं करते होंगे, ये एक रीज़न हो सकता है, और कोई सॉलिड रीज़न इसके पीछे का समझ नहीं आता। खैर, यहाँ पर आपको मिस्टर बीस्ट के चैनल का पता चल गया, 500 मिलियन सब्सक्राइबर इन्होंने क्रॉस किए हैं, ये भी पता चल गया। अगला क्वेश्चन जो है हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा कुछ बनेगा भी नहीं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बोलते हैं रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड अ 1 ईयर स्टेट वाइड बैन ऑन ऑल फूड प्रोडक्ट्स कंटेनिंग टोबैको एंड निकोटिन एज इंग्रेडिएंट। तो बोलते हैं कि हाल ही में किस
राज्य सरकार ने तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी खाद्य पदार्थों पर सभी खाद्य सामग्रियों के ऊपर जो है वो 1 साल की रोक लगाई है। तो ये प्रतिबंध किस स्टेट के द्वारा जो है वो लगाया गया है? असम, सिक्किम या फिर नागालैंड या फिर मिजोरम। तो ये जो स्टेट वाइड बैन लगाया गया है ये नागालैंड के द्वारा जो है वो लगाया गया है। और लगाया कब तक गया है? 1 ईयर तक का बैन जो है ये लगाया गया है। ये भी ध्यान रखना है कि 1 ईयर तक का बैन जो है ये लगाया गया है खाद्य उत्पादकों पर। देखिए यहाँ की जो सरकार है नागालैंड के द्वारा स्ट्रिक्ट 1 ईयर की जो है वो बैनिंग जो है वो की गई है। चाहे वो किसी भी ऐसे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो गई, चाहे उसकी प्रोसेसिंग हो गई, उसकी पैकेजिंग हो गई, या फिर स्टोरेज हो गई, या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सेल हो गई, इन सभी चीज़ों के ऊपर इन्होंने जो है वो टोटली जो है वो बैन जो है वो लगाकर रखा है। ठीक है, सभी चीज़ों के ऊपर टोटली बैन लगाकर रखा है। तब बैन ये लगाकर रखा है कब से? जून 2 2026 से लगा कर रखा है। और कब तक ये रहेगा? तो जून 1 2027 तक जो है ये बैन जो है वो रहेगा। ठीक है, जून 1 2027 तक ये बैन रहेगा। कब बैन लगाया ये पता चल गया आपको, कब तक रहेगा ये पता चल गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद की बात बाद में की जाएगी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पर तो वही लिखा गया है कि क्यों किस चीज़ के ऊपर बैन जो है वो लगाया गया है। आगे बोलते हैं, हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल ऑफ 2026 फ्रेंच ओपन टेनिस चैंपियनशिप। तो बोलते हैं कि फ्रेंच ओपन टेनिस चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? 2026 में फ्रेंच ओपन टेनिस चैंपियनशिप का जो पुरुष एकल खिताब है वो अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के द्वारा जो है वो जीता गया है। अलेक्जेंडर ज़ेवरेव जो है ये ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। अब देखिए 2026 का मेंस कैटेगरी में अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के द्वारा जो है वो जीता गया है। ये कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं? ये जर्मन के जो है प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर जो है वो हैं। अगर हम ये तो हम मेन कैटेगरी में बात कर रहे हैं, अगर हम वुमेन्स कैटेगरी में जो है वो बात करते हैं तो किसके द्वारा ये जीता गया है? तो महिलाओं में आपने ध्यान रखना है मीरा एंड्रीवा के द्वारा जो है वो जीता गया है। किसके द्वारा? मीरा एंड्रीवा के द्वारा जो है वो जीता गया है। तो इनका नाम भी ध्यान रखना है, इनके द्वारा जीता गया है। ये कौन सी कंट्री के लिए खेलती हैं? तो इनका ध्यान रखना है कि ये रशियन की प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर जो है वो हैं। अगर हम बात कर ही रहे हैं कि मेंस कैटेगरी में किसके द्वारा जीता गया है, वुमेन कैटेगरी में किसके द्वारा जो है वो जीता गया है, तब आपको ये भी पता यहाँ पर होना चाहिए कि अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने किसको हराया है। तो इनके द्वारा जो है वो हराया गया है किसको? फ्लेवियो कोबोली को जो है वो हराया गया है, इनको हराया गया है। ये जो नाम यहाँ पर दिया गया है इनको जो है वो यहाँ पर हराया गया है, ये पता चल गया आपको। अब मीरा एंड्रीवा जीती हैं, उन्होंने किसको हराया है? तो उनके द्वारा जो है वो माजा चौलिंक्सा है एक, उनको जो है वो हराया गया है। तो कौन जीता है, किस जीतने वाले ने किसको हराया है, ये भी क्वेश्चन जो है वो एक बनता है। अगर आपने पहले पैटर्न पेपर दिए हैं, पहले के पैटर्न देखे हैं, हमने एज सच ऐसे क्वेश्चन पढ़े थे और एज सच ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए हैं। अब पेपर 1 में बात यहाँ तक ही सीमित जो है वो नहीं रह जाती कि इतना सा ही पूछा जाएगा। पेपर 1 में जो है इन प्लेयर्स की कंट्री भी पूछ ली जाती है, तो कंट्री भी आप ज़रूर जो है वो ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द सेकंड वुमेन इन द कंट्री टू बी डायरेक्टली एलिवेटेड टू सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द बार। तो इनका क्या किया गया है, ये सीधे जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो बार होता है, इनके सुप्रीम कोर्ट के जो वकील होते हैं, वकील से इनको सीधा जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो बना दिया गया है। तो ये कौन महिला जो है वो बनी है? तो हाल ही में सीधे सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत होने वाली देश की दूसरी महिला जो है वो कौन बनी है? तो ये जो है वो वेंकटा सुब्रमण्यम मोहाना जो है वो बनी है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है जजेस आते हैं, हाई कोर्ट से जजेस प्रमोट होकर आ जाएंगे। ठीक है, तो परंतु पता होना चाहिए कि डायरेक्टली भी बना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो है वो, पहले भी ऐसा जो है वो हुआ है महिला जज के मामले में ही। महिला जज के मामले में अगर हम देखेंगे कि जो एक महिला जज थी उनको सीधा जो है वो बार से उठाकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था। उनका नाम क्या था? उनका नाम इंदु मल्होत्रा था और अप्रैल 2018 में ये हुआ था। जस्टिस इंदु मल्होत्रा पहली महिला जो है वो जज जैसी बनी थी जिनको डायरेक्टली बार से उठाकर सुप्रीम कोर्ट का जज जो था वो बनाया गया था। और उस टाइम हमने ये क्वेश्चन पढ़ा भी था और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था। तो
इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है। सिर्फ हम 2 ही नाम यहाँ पर पढ़ेंगे, जस्टिस इंदु मल्होत्रा का और वेंकटा सुब्रमण्यम मोहना का। ठीक है, ये दोनों नाम आपको जो है वो पता होना चाहिए। जस्टिस वी मोहना कर भी जो है वो इनको लिख देते हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर ही रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अभी जजेस की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया गया है और जजेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज करके जो है वो 38 जो है वो कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ जो है वो 33 से बढ़ाकर 38 कर दी गई है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कमेंट कर आप बता देंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट टाइम में जो है वो कौन है। परंतु अगर आप पंचायत सेक्रेटरी, पटवारी जैसे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर तैयारी आप कर रहे हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम के लिए तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज के साथ भी आप टाइमली जुड़ सकते हैं। अभी टेलीग्राम के ऊपर टेम्परेरी बैन जो है वो लगा हुआ है, तो आप हमारे मेन व्हाट्सएप चैनल के साथ जो है वो टाइमली जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर, विच इंडियन आर्मी ऑफिसर रिसीव्ड द यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड फॉर द ईयर 2025। तो 2025 के लिए किस भारतीय सेना के अधिकारी को जो है वो संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट अवार्ड जो है वो मिला है। ये हमने इससे पिछले एडिशन में पढ़ा था और डिटेल में मैंने इसके बारे में आपको बताया था। तो अभी आप कमेंट कर जो है वो अपना आंसर जो है वो बताएंगे कि कौन जो है, किसको जो है ये मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड जो है वो दिया गया है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।